हेलो एवरीवन। सो Q4 के रिजल्ट्स एंड कॉन कॉल डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। पहले मैं 4 कंपनीज कवर कर रहा था, बट अभी 2 ही कंपनीज कवर करेंगे इस वीडियो में क्योंकि चीज़ें थोड़ी ज़्यादा हैं डिस्कस करने को, तो 4 कंपनीज में वो हो नहीं पाएगा अच्छे से। तो एक तो पीएन गडगिल पे हम डिस्कशन करेंगे। कल उनका कॉन कॉल हुआ है, उससे पहले Q4 के रिजल्ट्स आए हैं, फिर देखेंगे आगे का गाइडेंस आउटलुक कैसा दिया है, प्लस लास्ट 1 वीक में जो चीज़ें हुई हैं, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दिया गया है, उसका कैसा इंपैक्ट पड़ेगा, मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री है, इन सारी चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे। दूसरी कंपनी है जैगल प्रीपेड, तो उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ है मार्केट में। कंपनी का अगर आप नंबर्स देखो, फिर मैनेजमेंट की कमेंट्री है, स्टॉक भी आप देखो तो रिजल्ट के बाद 25-27% करेक्ट हो गया है। तो उसको कैसे देखना चाहिए, मैनेजमेंट का कैसा कमेंट्री रहा है, आगे का कैसा आउटलुक है, इन सारी चीज़ों पे भी डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट ही इनफैक्ट जैगल से ही करते हैं क्योंकि उसको लेकर के ही आई बिलीव ज़्यादा डाउट है आपके मन में भी। तो Q4 के नंबर्स अगर हम इनके देखें, सो रेवेन्यू कंपनी का 50% से ग्रो किया है वाई लेवल पे। इबिट्टा में 62% की ग्रोथ है कंपनी की, और प्रॉफिट में 30% का ग्रोथ है। इसका मतलब क्या हुआ कि इबिट्टा से पैट का जो कन्वर्जन है ना, वो थोड़ा सा वीक रहा है। इबिट्टा ग्रोथ तो 62% है, बट नेट प्रॉफिट का में 30% की ग्रोथ हमको देखने को मिली है। स्टैंड अलोन नंबर्स आप देखोगे तो अगेन रेवेन्यू ग्रोथ बहुत अच्छी है 44%, और इन्होंने गाइडेंस को भी बीट किया है। कंसोलिडेटेड लेवल पे भी आप देखोगे गाइडेंस को कंपनी ने आउट परफॉर्म किया है। इबिट्टा ग्रोथ यहां पे भी 45% है, बट अगेन पैट ग्रोथ आप देखो तो सिर्फ 18% है। यानी इबिट्टा से पैट का कन्वर्जन वीक रहा है कंपनी का, स्टैंड अलोन नंबर्स में भी और कंसोलिडेटेड नंबर्स में भी। फिर क्लाइंट मैट्रिक कंपनी के देखें तो टोटल कस्टमर बेस इनका 13% से ग्रो किया है। यूजर बेस में 18% की ग्रोथ है, और ये इसी रेंज में रहता है, मिड टीन से हाई टीन के रेंज में कंपनी के नंबर्स ग्रो करते हैं। 3 सेगमेंट्स हैं इनके। पहला है सॉफ्टवेयर फीस, तो जो वो प्लेटफॉर्म से जो फी इनकम आता है कंपनी को, उसमें 40% की ग्रोथ है, लगभग 2 से 3% टोटल रेवेन्यू कंपनी का यहां से आता है। फिर दूसरा सेगमेंट है इनका प्रोग्राम फीस, यानी जो इनके प्रीपेड कार्ड, जो क्रेडिट कार्ड ये देते हैं अपने कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को, उसके ट्रांजैक्शन के ऊपर जो इनको इनकम मिलता है, उसमें आप देखोगे 41% की ग्रोथ है। और तीसरा जो सेगमेंट है प्रोपेल प्लेटफॉर्म, जो कि रिवॉर्ड वाउचर वगैरह देने का प्लेटफॉर्म है, उसमें भी 46% की ग्रोथ देखने को मिली है। तो तीनों ही सेगमेंट्स में ग्रोथ काफी अच्छी रही है। फिर कंपनी का अगर हम ये इबिट्टा मार्जिन हम देखें तो वाई तो हमको दिखेगा लगभग 40 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट है। 8.9 से 9.3% का इबिट्टा मार्जिन हो गया कंपनी का Q4 ओवर Q4। बट Q1Q अगर आप कंपेयर करोगे ना, तो मार्जिन में लगभग 1% का, 100 बेसिस पॉइंट्स का डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। 10.2 से 9.3% के इबिट्टा मार्जिन हो गए हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि मेरी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जो प्रॉफिट मार्जिन है, वो थोड़ा सा डिप हुआ है Q3 से Q4 में। फिर पैट का कन्वर्जन क्यों वीक रहा है, सिर्फ 18% की ग्रोथ, जबकि इबिट्टा आपका 45% से ग्रो किया है। तो एक तो आपको दिखेगा अदर इनकम कंपनी का कम है। लास्ट ईयर ये 13 करोड़ के आसपास था, अभी आई थिंक ये 7-8 करोड़ है। तो कंपनी का अदर इनकम एक तो कम हुआ है लास्ट ईयर से। दूसरा डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन आप देखोगे ना, तो ये भी 50-60% बढ़ गया है, 6 करोड़ से 10-11 करोड़ हो गया है। तो ये दो मेन रीजन है कि क्यों पैट ग्रोथ सिर्फ 18% है, जबकि रेवेन्यू ग्रोथ आपका 44 और 45% के आसपास रहा है। तो ये ओवरऑल इनके नंबर्स हैं। अब इसमें इनका कैश फ्लो भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अगेन जैगल को अगर आप देखोगे तो लास्ट 4-5 क्वार्टर से जो बात हो रही है इस स्टॉक को लेकर के, बिजनेस को लेकर के, वो कैश फ्लो पे ज्यादा होती है। और एक ये रीजन है जिसकी वजह से मुझे बिजनेस अच्छा भी लगता है कि मैनेजमेंट अपने कॉन कॉल में, पिछला 2-3 कॉन कॉल अगर आप देखोगे इनका, तो खुद से कैश फ्लो के ऊपर बात करता है। मतलब वो उस चीज को इग्नोर नहीं कर रहा, यानी कि वो इस चीज को समझ रहे हैं कि इन्वेस्टर्स, एनालिस्ट, मार्केट जो है वो इनके कैश फ्लो को लेकर के कंसर्न है। इसमें भी, इस कॉन कॉल में भी आप देखोगे तो ओपनिंग रिमार्क में ही जो कंपनी के को फाउंडर हैं, राज हो गया, जो मेन एमडी हैं इनके, अविनाश जी, उन्होंने भी इस चीज को हाईलाइट किया कि हमारा जो मेन फोकस है वो 3 चीजों पे है। एक तो है रेवेन्यू, दूसरा है मार्जिन, तीसरा है हमारा कैश फ्लो, वर्किंग कैपिटल को कैसे इंप्रूव करें। तो पहले तो FY26 की बात कर लेते हैं। इनका स्टैंड अलोन कैश फ्लो अगर आप देखोगे ना, तो इन्होंने टारगेट रखा था कि FY26 के एंड तक हम ब्रेक इवन के आसपास पहुंचेंगे। तो -6 करोड़ का इनका स्टैंड अलोन कैश फ्लो है FY26 के एंड में। H1 के कंपैरिजन में अच्छा इंप्रूवमेंट है, क्योंकि H1 में आई थिंक ये -33-35 करोड़ था, तो वहां से आप -6 CR पे पहुंच गए, ऑलमोस्ट ब्रेक इवन आपने कर लिया है, जो आपका गाइडेंस था। लेकिन कंसोलिडेटेड लेवल पे आप देखोगे तो कैश फ्लो कंपनी का नेगेटिव है 50-55 करोड़ के आसपास। अब क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि इन्होंने 3 से 4 एक्विजिशंस करे हैं FY26 के अंदर, और ये सारे एक्विजिशन जो है ना, ये बहुत छोटी कंपनीज है। मतलब किसी का रेवेन्यू है 20 करोड़, किसी का है 50, किसी का है 70-80 करोड़ के आसपास, एनुअल रेवेन्यू की मैं बात कर रहा हूं। तो बहुत ही छोटा बेस है उनका। और जैगल के खुद के बिजनेस में वर्किंग कैपिटल का प्रॉब्लम है, वो सारे बिजनेसेस तो बहुत ही ज्यादा छोटे हैं, तो उनमें भी अभी वर्किंग कैपिटल का प्रॉब्लम थोड़ा सा ज्यादा चल रहा है। इसीलिए आपको दिखेगा कंसोलिडेटेड लेवल पे कंपनी का कैश फ्लो थोड़ा सा ज्यादा खराब हो गया है। बट स्टैंड अलोन लेवल पे जो इनका गाइडेंस था, उसके आसपास कंपनी पहुंच गई है। H1 से तो अच्छा इंप्रूवमेंट उसमें देखने को मिला है। फिर बात कर लेते हैं कॉन कॉल की, कि मैनेजमेंट ने अगले साल का क्या कमेंट्री दिया है, कैसा ओवरऑल इनका गाइडेंस है।
तो एक तो देखो ग्रोथ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे अगर आप इनका ग्रोथ गाइडेंस देखोगे तो 25 से 30% का इन्होंने ग्रोथ का गाइडेंस दिया है फॉर FY27। ये स्टैंड अलोन ग्रोथ गाइडेंस है। अगर आप कंसोलिडेटेड की बात करोगे तो आई थिंक 40% का ग्रोथ गाइडेंस दिया है इन्होंने नेक्स्ट ईयर के लिए। अब कई जगह आप मार्केट में नैरेटिव देखोगे कि वही होता है, मतलब सीधे एक ही मैट्रिक को देख करके कनेक्ट करना कि ये कंपनी पहले ग्रो करती थी 50% 60%, अब इन्होंने ग्रोथ गाइडेंस दे दिया है 25 से 30%। ये मार्केट को अच्छा नहीं लगा, इसीलिए मार्केट ने इसके स्टॉक को पनिश किया और 25-30% का फॉल है। बट ये जो गाइडेंस वाला पार्ट है ये कंपनी ने अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही दे दिया था। जब वो Q4 के बिजनेस अपडेट आने स्टार्ट हुए थे ना, ज्वेलरी कंपनीज के, बैंक्स वगैरह के, तभी कंपनी ने अपना ये गाइडेंस रिलीज कर दिया था, मतलब रिजल्ट आने से बहुत पहले। और उसके बाद तो अगर आप देखोगे तो मार्केट ने इसके स्टॉक को रिवॉर्ड किया था। वो जो 180 का लो बना इसके स्टॉक का, वो उसी टाइम पे था। उसके बाद स्टॉक इनका आई थिंक 280 290 तक गया है। रिजल्ट आने के बाद हमको ये 25% 26% का और करेक्शन दिखा है। 280 290 से अभी 220 230 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो मतलब वही है कि आप ऐसे डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकते कि एक चीज ये हो गई उसकी वजह से ही मार्केट पनिश कर रहा है, क्योंकि वो गाइडेंस जो है उसका आपको एक पूरा रैशनल समझना पड़ेगा कि मैनेजमेंट ने ग्रोथ गाइडेंस क्यों कम किया है। एक तो सबसे बड़ा रीजन है कि इनका बेस बढ़ गया है। पहले आई थिंक जब IPO आया था तब इनका रेवेन्यू बेस 1200 समथिंग करोड़ के आसपास था। अभी आप देखोगे तो 5 से 6 टाइम इनका रेवेन्यू बेस बढ़ गया है। सॉरी 500 करोड़ था, अभी आप देखोगे 18-1900 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू करा है। तो 5 से 6 टाइम आपका रेवेन्यू बेस बढ़ गया, तो ऑब्वियसली आपका ग्रोथ घटेगा। दूसरा जो हमने स्टार्टिंग में बात करी कि पिछले 3-4 क्वार्टर से हर एक कॉन कॉल में मैनेजमेंट खुद से आके कैश फ्लो पे बात कर रहा है। तो उसका मतलब क्या है कि वो जानबूझ करके फोकस कर रहे हैं कि हमको ग्रोथ नहीं देखना है, हमको सस्टेनेबिलिटी देखना है। मार्केट का जो मेन कंसर्न है उस पर बात करनी है। तो कैश फ्लो इंप्रूवमेंट के ऊपर कंपनी का फोकस है। और इन्होंने इस कॉन कॉल में भी बोला कि मेन टारगेट हमारा ये है कि इस ग्रोथ को कैसे सस्टेनेबल बनाया जाए, क्योंकि इस बिजनेस को अभी भी आप देखोगे ROE ROC कंपनी का अच्छा नहीं है, बहुत खराब है, और कैश फ्लो नेगेटिव है। तो ग्रोथ आपका सस्टेनेबल कैसे बनेगा? वो 60% का ग्रोथ जो है वो सस्टेनेबल हो ही नहीं सकता। इसीलिए हम बार बार बात करते हैं कि एक मैट्रिक हमको नहीं देखना है। P&L इंपॉर्टेंट है, लेकिन P&L आपका कितना प्रिडिक्टेबल है वो आपका बैलेंस शीट और कैश फ्लो आपको बताता है। चाहे आप कोई भी बिजनेस पकड़ो, स्काई गोल्ड का एग्जांपल ले लो, कितना अच्छा एग्जांपल है। मतलब जब वो स्टॉक करेक्ट हुआ था 270 280 के आसपास चल रहा था, तब कैसा नैरेटिव था मार्केट में कि पहले स्काई गोल्ड 90% 100% पे ग्रो करता था। FY25 में आप 1-2 क्वार्टर देखोगे तो तब कंपनी का लगभग रेवेन्यू डबल हो जाता था YOY लेवल पे, और फिर उनका ग्रोथ 70-80% आ गया, 60% आ गया। इसीलिए मार्केट ने उसके स्टॉक को पनिश किया है, 270 280 के आसपास आ गया। बट आप देखो उन्होंने गाइडेंस दिया जो Q3 के बाद जो उनका रिजल्ट आया विजन 2030, यहां पे उन्होंने बताया कि हम नेक्स्ट 4-5 ईयर्स में अपना ग्रोथ टारगेट जो है वो सिर्फ 30 से 35% रखेंगे। तो अगर सिर्फ ग्रोथ के ऊपर ही मतलब किसी स्टॉक को रिवॉर्ड होना होता या पनिश होता तो उसका स्टॉक और ज्यादा करेक्ट होता उस टाइम पे जब उन्होंने वो विजन 2030 शेयर किया। लेकिन उसके पीछे का रैशनल क्या था? मैनेजमेंट ने क्या बोला कि 30-35% ग्रोथ हम इसलिए टारगेट कर रहे हैं क्योंकि वो सस्टेनेबल ग्रोथ है हमारे बिजनेस के लिए। हम B2B बिजनेस है, कैश फ्लो हमारा बन नहीं रहा, डेट थोड़ा थोड़ा बढ़ता जा रहा है। कुछ टाइम पहले ही इन्होंने QIP किया ऑलरेडी। तो अगर आप सस्टेनेबिलिटी के ऊपर फोकस नहीं करोगे तो फिर वही होगा, 2-3 क्वार्टर आप अच्छा ग्रोथ दिखाओगे, फिर जाके आपको QIP करना पड़ेगा, इक्विटी डाइल्यूट होगा, ROE ROC कुछ बनेगा नहीं, या फिर आप जाके डेट लोगे, लेवरेज आपका बढ़ेगा, अगेन वो आपकी EPS के ऊपर इंपैक्ट करेगा, और एक खराब साइकिल आया तो मतलब बिजनेस ही आपका गया एक तरीके से। तो आपको फोकस करना होता है सस्टेनेबिलिटी के ऊपर, प्रिडिक्टेबिलिटी के ऊपर, कि कैसे इंटरनल अक्रूवल से आप अपने बिजनेस को ग्रो करो। उस चीज के ऊपर उन्होंने फोकस किया। और उसके बाद आप देखोगे तो वो स्टॉक आई थिंक 270 280 से पहले ही 370 380 चला गया था उस मार्केट में, जब मार्केट का सेंटीमेंट इतना खराब था। सारे स्टॉक्स हम देख रहे थे अच्छे रिजल्ट के बाद भी नीचे जा रहे हैं। उस टाइम पे स्काई गोल्ड का स्टॉक ने इतनी अच्छी रिकवरी दी थी। अभी तो आप देखोगे लगभग हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो पॉइंट क्या है कहने का कि सिर्फ कोई भी एक मैट्रिक हमको नहीं देखना है, उसके ऊपर हम बिजनेस को जज नहीं कर सकते, सारी चीजें देखनी है। एंड ओवरऑल बिजनेस की क्वालिटी इंप्रूव हो रही है नहीं हो रही है, मैनेजमेंट किस डायरेक्शन में सोच रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमको देखना है। तो जैगल मुझे इसलिए अच्छा लगता है बिकॉज लास्ट 2-3 क्वार्टर से आप देखोगे तो खुद से मैनेजमेंट हर एक कॉन कॉल के अंदर आके बोल रहा है कि हाँ कैश फ्लो हमारा प्रॉब्लम है और इसको इंप्रूव करना हमारा मेन टारगेट है। यानी कि रेट ऑफ चेंज आपका एक तरीके से बेहतरी की तरफ जा रहा है, आप उसको इंप्रूव करने को देख रहे हो। अब आगे चल के होगा नहीं होगा वो एक अलग चीज है, वो हमको ट्रैक करना है, लेकिन एटलीस्ट आपका माइंडसेट जो है वो ये दिखा रहा है कि हाँ जो रियल कंसर्न है मार्केट का आप उसको एड्रेस कर रहे हो, तो वो चीज है। सो वही है मतलब इन्होंने ग्रोथ गाइडेंस जो अपना 25-30% का दिया है उसका मेन रीजन यही है कि कंपनी को वर्किंग कैपिटल इंप्रूवमेंट पे फोकस करना है, और कंसोलिडेटेड ग्रोथ कंपनी 40% का टारगेट कर रही है। फिर एक और चीज आता है इनका ये मार्जिन को लेकर के। अभी इन्होंने FY27 के लिए ना रेवेन्यू ग्रोथ का तो गाइडेंस दिया है, बट इबिट्टा मार्जिन्स का कोई गाइडेंस नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? तो एक तो क्या हुआ है कि जो इनका ये प्रोपेल प्लेटफॉर्म है
उसका मॉडल थोड़ा सा इन्होंने चेंज किया है। पहले ये क्या करते थे, मतलब प्रोपेल प्लेटफॉर्म में होता क्या है, जो इनके कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं उनको ये गिफ्ट वाउचर्स वगैरह अमेजॉन जैसी कंपनी से लेकर के उनको ये देती है और बीच का मार्जिन इनका इनकम होता है। लेकिन इनका ना कैश वहां पे स्टक हो जाता है बहुत लंबे टाइम के लिए, उसका मॉडल ही इस तरीके से। तो कंपनी अभी क्या कर रही है, सिर्फ उन क्लाइंट्स के साथ में फोकस कर रही है या फिर उन डील्स पे ज्यादा फोकस कर रही है जहां पे कैश उनको जल्दी मिलता है। जैसे एग्जांपल के लिए आप मान लो कि मैंने किसी कस्टमर को माल बेचा, अब कस्टमर बोल रहा है मेरे को अगले महीने वो पैसा देगा। इस वाले मॉडल में क्या होता है ना, जैगल के साथ में उनको मार्जिन ज्यादा मिलता है क्योंकि पैसा अगले महीने मिल रहा है, अभी नहीं मिल रहा। तो एग्जांपल के लिए आप मान लो 3% 5% मेरे को ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन मिलता है इस मॉडल के अंदर, तो मेरे को दिखेगा पीएनएल में प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है। लेकिन अभी जैगल ने क्या किया है, अपना प्रोपेल वाले प्लेटफॉर्म में ना मॉडल थोड़ा सा चेंज किया है। ये वाला मॉडल क्या है, हाई वर्किंग कैपिटल हाई मार्जिन बिजनेस। इससे इन्होंने शिफ्ट किया है लो वर्किंग कैपिटल लो मार्जिन बिजनेस। कहने का मतलब क्या है कि पहले मेरे को मान लो कस्टमर देता था 1 महीने के बाद पैसा, अब मैंने कस्टमर को बोला या फिर मैंने उस कस्टमर से दूसरे कस्टमर की तरफ स्विच कर लिया जो मेरे को लेट्स से 1 हफ्ते के अंदर पैसा दे रहा है। तो जो 1 महीने के बाद देता था उससे मैं मान लो 3 रुपए 4 रुपए एक्स्ट्रा कमाता था, जो 1 हफ्ते के अंदर दे रहा है उससे मेरे को वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट मार्जिन नहीं मिलेगा। तो मैंने हाई मार्जिन हाई वर्किंग कैपिटल से शिफ्ट किया लो मार्जिन लो वर्किंग कैपिटल की तरफ, इसीलिए इनका Q4 में शायद से थोड़ा सा मार्जिन डिप हुआ है। और ये भी एक रीजन है कि क्यों इन्होंने एग्जैक्ट इबिटा का गाइडेंस नहीं दिया FY27 के लिए। प्लस इसके साथ में एक और चीज क्या हुई है, जैसे इन्होंने 3-4 एक्विजिशंस करी है, उसी के साथ में एक और कंपनी है डाइस करके, उस कंपनी का नाम है। तो पहले कंपनी ना उस कंपनी का इक्विटी शेयर परचेज करने को देख रही थी, जहां पे आई थिंक 120 या 125 करोड़ का डील था वो पूरा। तो अब वो जो एग्रीमेंट है वो इक्विटी शेयर से स्विच करके एसेट परचेज का हो गया, यानी मैं इक्विटी परचेज नहीं कर रहा, उस कंपनी के एसेट्स परचेज कर रहा हूं। प्लस जो उस कंपनी के एम्प्लॉयज हैं, 100 के आसपास इनका कहना है कि वो एआई प्रोफेशनल एम्प्लॉयज है जो हमारे बिजनेस में एफिशिएंसी और इंप्रूव करेंगे। तो वो 100+ एम्प्लॉयज इनके पेरोल पे आ जाएंगे, यानी कि जैगल का एक तरीके से जो एम्प्लॉय बेस है वो बढ़ जाएगा, जो एम्प्लॉय एक्सपेंस है वो भी बढ़ जाएगा आने वाले क्वार्टर्स के अंदर। तो ये इनके इबिटा मार्जिन्स को ना थोड़ा सा इंपैक्ट कर सकता है। अब ये दो चीजें हैं जिसकी वजह से इन्होंने FY27 का एग्जैक्ट इबिटा मार्जिन का गाइडेंस अभी नहीं दिया। मैनेजमेंट का कहना है 1 से 2 क्वार्टर का हमको टाइम लगेगा ये सारी चीजें असेस करने में कि क्या हमारे मार्जिन की ट्रेजेक्टरी रह सकती है, कैसे हम इस चीज को मिटिगेट कर सकते हैं, और मे बी Q1 के बाद में या फिर Q2 के बाद में कंपनी इबिटा मार्जिन का गाइडेंस देगी। तो एक चीज तो हमको क्लियरली समझ में आता है कि कंपनी का नियर फ्यूचर में जो मार्जिन की ट्रेजेक्टरी है वो अच्छी नहीं है, शायद मार्जिन थोड़ा सा डिप हो जाए इनका Q1 के अंदर भी, और शायद Q2 में भी थोड़ा सा प्रेशर रहे। जो इनका लॉन्ग टर्म का गाइडेंस है इबिटा मार्जिन का कि हर एक साल 100 बेसिस पॉइंट्स हम इंप्रूव करेंगे और 14 से 15% का इबिटा मार्जिन हम लेके जाएंगे। और लास्ट 4-5 क्वार्टर अगर आप देखोगे तो हर एक क्वार्टर में उस गाइडेंस को इन्होंने ओवर अचीव किया है, हर एक क्वार्टर में आपको दिखेगा मार्जिन कंपनी के इंप्रूव हो रहे हैं। लेकिन ये जो दो चीजें हुई हैं Q4 में, एक तो मैनेजमेंट का फोकस शिफ्ट हुआ है वर्किंग कैपिटल की तरफ, कैश फ्लो की तरफ, जो कि अच्छी चीज है अगेन, क्योंकि बिजनेस आपका सस्टेनेबल नहीं है। आप ROE ROC नहीं बनाओगे, कैश फ्लो इंप्रूव नहीं करोगे तो मार्केट से वैल्यूएशन नहीं मिलने वाला। तो एक्चुअली में मैनेजमेंट सही चीज कर रहा है। हाँ, बस ये देखना है कि प्रॉफिटेबिलिटी को आपको प्रोटेक्ट करना है, ज्यादा डिप नहीं होना चाहिए, जो कि मार्जिन मैनेजमेंट ने बोला। और दूसरा जो एक नया एक्विजिशन है ये डाइस वाला, ये कितना इंपैक्ट करता है कंपनी के बिट्टा मार्जिन को, ये चीज हमको देखनी है आने वाले क्वार्टर्स के अंदर। बाकी आप देखोगे नंबर्स अच्छे हैं, कैश फ्लो वाला स्टैंड अलोन लेवल पे लगभग गाइडेंस के आसपास ही इन्होंने अचीव किया, ब्रेक इवन उसको कर लिया। बाकी सारी चीजें हमको देखनी है। वैल्यूएशन आप देखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी 21-20 का इसका करंट पी है। फॉरवर्ड पी अगर मैं बहुत कंजर्वेटिव एस्टिमेट भी लेता हूं तो भी आपका 15 से 18-19 के आसपास बन रहा है। तो वैल्यूएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हमको ये देखना है कि आने वाले क्वार्टर्स में कंपनी के मार्जिन्स की क्या ट्रेजेक्टरी रहती है। और दूसरा कैश फ्लो इंप्रूवमेंट का जो उन्होंने टारगेट रखा है अपना, कॉन कॉल के ओपनिंग रिमार्क में भी बोला कि वो हमारा मेन प्रायोरिटी रहेगा FY27 में, उसको कंपनी आगे और कैसे इंप्रूव करती है वो सारी चीजें देखनी है। बाकी मतलब स्टॉक करेक्ट हुआ है नहीं हो रहा है वो सारी चीजें देखो पार्ट है। आपको एक चीज समझना होगा, अगर मैं किसी भी ऐसे बिजनेस में ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहा हूं जिसका मार्केट कैप सिर्फ 3,000 करोड़ के आसपास है, 4,000 करोड़ के आसपास है, और मतलब ऐसी मार्केट सेंटीमेंट में ये कोई आपका 24 का बहुत बुल मार्केट नहीं चल रहा कि कोई भी स्टॉक ले लो और आपको अच्छी लिक्विडिटी मिल जाएगी, और ना ही ये स्टॉक आपका कोई HDFC बैंक कैटेगरी का स्टॉक है कि आपको पूरी अच्छी लिक्विडिटी मिलेगी, चाहे बिजनेस में थोड़ी भी वोलेटिलिटी हो स्टॉक में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं दिखेगा। तो ये आपको समझना चाहिए कि मैं किस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहा हूं। माइक्रो कैप इन्वेस्टिंग वैसे ही बहुत वॉलेटाइल होती है, और इस तरीके की मार्केट सेंटीमेंट में तो इन स्टॉक्स में इस तरीके का करेक्शन दिखता ही है, या इस तरीके का अप डाउन दिखता ही है। 180-190 तक आ गया था इनका स्टॉक, जो एक टाइम पे 400 का होता था, और फिर वहां से रिकवर होकर 280-290 गया। अभी रिजल्ट के बाद वापस से 220-230 आया है। मतलब
इसको मैं डायरेक्टली बिजनेस के फंडामेंटल से रिलेट नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे परफॉर्मेंस में ऐसा कोई बहुत बड़ा डिप नहीं दिखा है। हाँ, ये चीज जरूर है कि मार्जिन का आउटलुक थोड़ा सा आप बोल सकते हो कंपनी का नेगेटिव हुआ है नियर फ्यूचर को देखते हुए, बट वो इतना खराब नहीं है कि आप उसको ये 25-30% के करेक्शन से जस्टिफाई करो। लेकिन हाँ, मैं उसको देख करके बहुत ज्यादा ये भी नहीं हो सकता कि मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है तो मैं भर भर के एलोकेशन बढ़ा लूं, क्योंकि आई मीन एक पॉइंट के बाद ना इन्वेस्टिंग जो है वो आपके पर्सनल नेचर के ऊपर डिपेंड करती है। हो सकता है मेरा नेचर ऐसा हो कि मुझे ये 20-30% का फॉल से कोई इंपैक्ट ना पड़ता हो, स्टॉक 40% गिर जाए, 50% गिर जाए, मतलब ये अपना नेचर होता है, मेरा रिस्क एपेटाइट उस तरीके का है, मैं कंफर्टेबल हूं। लेकिन अगर आपका नेचर इस तरीके का है कि जहां पे ऐसी वॉलेटिलिटी आपको हिट करती है, आपके सेंटीमेंट को हिट करती है, तो बेटर है कि मैं उन स्टॉक से दूर रहूं, चाहे बिजनेस मुझे कितना भी अच्छा क्यों ना लगे। लेकिन अगर ये इस तरीके की वोलेटिलिटी मेरे को अनकंफर्टेबल करती है तो बेटर है कि मैं उन स्टॉक्स को अवॉइड करूं, कोई पॉइंट बनता नहीं है। बिजनेस वाइज अगेन जैगल में मुझे कोई अभी प्रॉब्लम नहीं दिख रहा, मैनेजमेंट सही डायरेक्शन में सोच रहा है। एक और चीज है, अगर आप जैसे इस चीज को भी बहुत प्रमोट किया जा रहा है कि मैनेजमेंट ने खुद 1-2 टीवी इंटरव्यू में बोला है कि वो अपने स्टॉक में मतलब इस प्राइस पे इन्वेस्ट करने को लेकर के बहुत कंफर्टेबल हैं, कर लेंगे, तो एक तरीके का गारंटी है कि हमको रिटर्न अच्छा मिलेगा। ये भी बहुत गलत माइंडसेट है कि सिर्फ इसको देख करके मैं इस स्टॉक के अंदर घुस जाऊं। तो ओवरऑल चीजें ठीक चल रही हैं जैगल में, बाकी देखते हैं आने वाले क्वार्टर्स इनके कैसे रहते हैं। एंड अगेन सिर्फ स्टॉक प्राइस गिर गया है और मुझे रिजल्ट अच्छा दिख रहा है या नंबर्स में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा, वो देख करके मुझे ब्लाइंडली एलोकेशन बढ़ाना भी नहीं है और ना ही बिना मतलब का पैनिक होना है कि बहुत कुछ खराब हो रहा है बिजनेस के अंदर, क्योंकि एक्चुअली में नंबर्स ऐसे खराब नहीं है और कमेंट्री भी ठीक है बिजनेस की। हाँ, अगर मेरे को कुछ चीजें नहीं समझ आ रही है, ज्यादा अनकंफर्टेबल हो रहा है, तो बेटर है कि मैं अवॉइड करूं स्पेस को। बाकी अगर आप मेरे से पूछोगे तो अगेन मैं वही चीज रिपीट करूंगा कि मुझे बिजनेस में अभी कोई खराब दिखा नहीं एंड कमेंट्री भी अच्छी है कंपनी की। बाकी हाँ, 1-2 चीजें हैं जो हमको आने वाले क्वार्टर्स में मॉनिटर करनी है इस बिजनेस के अंदर। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं पीएन गडगिल के ऊपर। इनके भी Q4 के रिजल्ट आए, कल कॉन कॉल हुआ कंपनी का। तो सबसे पहले इनके नंबर्स अगर हम देखें फोर्थ क्वार्टर के, तो एक तो स्टोर काउंट Q1Q लेवल पे 12 न्यू स्टोर्स कंपनी ने ओपन करे, 78 टोटल स्टोर्स हो गए कंपनी के। फुल ईयर बेसिस पे 25 न्यू स्टोर्स इन्होंने ओपन करे हैं, यही इनका टारगेट था 25 स्टोर्स का और इन्होंने कर लिया। फिर रेवेन्यू कंपनी का वैसे आप देखोगे तो 123% की ग्रोथ है, बट इनका जो अदर वाला सेगमेंट है बुलियन वगैरह, उसको अगर आप एक्सक्लूड करके देखो तो 103% की ग्रोथ है। देन कंपनी का फुल ईयर का रेवेन्यू आप देखो तो उसमें 40% की ग्रोथ है। एंड अगर हम ये जो अदर वाला सेगमेंट था जिसको ये डी ग्रो कर रहे हैं पिछले कुछ क्वार्टर से, उसको एक्सक्लूड करके देखें तो 56% की ग्रोथ है। गाइडेंस को इन्होंने भी मतलब एक तरीके से ओवर अचीव किया है, क्योंकि 9,9500 करोड़ का गाइडेंस था और एक्चुअली में ऑलमोस्ट 11,000 करोड़ के आसपास का इन्होंने रेवेन्यू किया है पूरे FY26 के अंदर। फिर रिटेल हो, ई कॉमर्स हो, फ्रेंचाइजी सेगमेंट हो, सब में अच्छी ग्रोथ है। प्लस अदर वाला जो इनका सेगमेंट है इसमें आपको ऑलमोस्ट 18-19 टाइम्स का ग्रोथ देखने को मिलेगा YOY लेवल पे। उसके बाद कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी सबसे पहले देख लेते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ये आपको दिखेगा YOY लेवल पे 230 बेसिस पॉइंट्स यानी कि 2.3% नीचे आया है। 230 बेसिस पॉइंट का डिक्लाइन है, 12% से 9.7%। Q1Q भी 460 बेसिस पॉइंट्स का डिक्लाइन है, लेकिन Q1Q में एक और इंपॉर्टेंट चीज है, थर्ड क्वार्टर जो होता है वो ज्वेलरी बिजनेस के लिए बहुत अच्छा होता है। धनतेरस है, दिवाली है, आपका सेंटीमेंट बहुत पॉजिटिव होता है, तो जनरली रिटेल ज्वेलर्स जो हैं वो ज्यादा डिस्काउंट ऑफर्स वगैरह नहीं देते हैं Q3 के अंदर, Q4 के अंदर ज्यादा देते हैं। तो इसलिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करना यहाँ पे इतना ज्यादा ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, YOY आप देखोगे तो 230 बेसिस पॉइंट्स या फिर 2.3% का आपको डिप दिखेगा कंपनी के ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन के अंदर। फिर अदर एक्सपेंसेस आपके ऑलमोस्ट 2.5x जंप कर गए YOY लेवल पे, और इबिट्टा मार्जिन आपका 4.7% है जो कि 6.9% था लास्ट ईयर। अगेन यहां पे भी मोर देन 2% का फॉल है कंपनी के इबिट्टा मार्जिन के अंदर। देन आपका जो फाइनेंस कॉस्ट है वो भी काफी बढ़ गया, 2.5x इंक्रीज है इसके अंदर भी, 11 करोड़ से ये 27-28 करोड़ हो गया। और प्रॉफिट का जो ग्रोथ है वो आपको सिर्फ 45-46% दिखेगा। मतलब क्या है, रेवेन्यू तो मेरा डबल से ज्यादा हो गया 123%, बट प्रॉफिट ग्रोथ मेरा सिर्फ 45-46% है। सेम जैसे जैगल वाला केस हो गया, रेवेन्यू ग्रोथ है मान लो मेरा 45-50%, पैट ग्रोथ है 18%, तो बहुत बड़ा गैप है। इसको भी समझते हैं कि क्या रीजन है इसका एग्जैक्ट। तो मतलब एक इन्होंने ये प्रेस रिलीज किया था कल, और जो कॉन कॉल हुआ उसमें भी स्टार्टिंग में मैनेजमेंट ने इसी चीज के ऊपर हाईलाइट किया कि 3-4 मेन रीजन है कि क्यों ग्रॉस मार्जिन हमारा डिप किया है। सबसे पहले तो कंपनी का सेल्स मिक्स चेंज हुआ है। जो अदर वाला सेगमेंट है ना इनका, उसमें जो आपके वो गोल्ड बार्स होते हैं, गोल्ड कॉइन्स होते हैं, उसका सेल्स मिक्स पहले पीएन गडगिल का ना 20% होता था पहले के टाइम पे। फिर जैसे गोल्ड प्राइसेस बढ़ने लग गए तो वो 20% से बढ़ के 25% हो गया। टोटल रेवेन्यू का 20% से बढ़ के 25% हो गया गोल्ड बार, गोल्ड कॉइन, और वो बहुत ही लो मार्जिन वाला बिजनेस होता है। अब Q4 में क्या हुआ, वो जो सेल्स मिक्स इनका 25% था गोल्ड बार और गोल्ड कॉइन से, वो Q4 में बढ़ के 40% हो गया।
यानी टोटल सेल्स का 40% जो मेरा सेल्स आया है वो गोल्ड बार्स और गोल्ड कॉइन से आया है, और वो लो मार्जिन बिजनेस है, तो उसने मेरे ओवरऑल प्रॉफिट मार्जिन को ना डिप किया है। कंपनी का कहना है कि लगभग 150 बेसिस पॉइंट्स यानी कि 1.5% या 1.5% मेरा जो इंपैक्ट आया ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन में, वो इस एक पर्टिकुलर रीजन की वजह से आया कि सेल्स मिक्स मेरा चेंज हो गया, 25 से 40% हो गया गोल्ड बार और गोल्ड कॉइन की तरफ। इसके अलावा एक और चीज क्या हुई है, कंपनी का ये जो Q4 था, इसमें इन्होंने कुछ स्पेशल ओकेशंस थे, जैसे एक ग्रेटिट्यूड डे था, एक इनका फाउंडेशनल डे था, एक गुड़ी पाड़वा था, तो इन सारे स्पेशल ओकेशंस पे इन्होंने अगेन ये प्रमोशन ऑफर निकाला था। जो मेकिंग चार्जेस होता है गोल्ड ज्वेलरी पे, उस पे इन्होंने डिस्काउंट दिया था। अब यहाँ पे दो इंपैक्ट आया कंपनी को, जब मेकिंग चार्जेस पे आपने डिस्काउंट वगैरह अच्छा दिया इन सारे स्पेशल ओकेशंस पे, तो एक तो क्या हुआ, आपका जो गोल्ड ज्वेलरी में जो आपको मार्जिन बनता है वो कम हो गया, क्योंकि मेकिंग चार्जेस पे मैंने डिस्काउंट दिया, पहले नहीं दिया था, तो उस डिस्काउंट की वजह से थोड़े से मेरे मार्जिन कम हो गए। दूसरा इंपैक्ट क्या हुआ, स्टड रेशियो वो कम हो गया लगभग इनका 1% से। स्टड रेशियो यानी कि जो डायमंड ज्वेलरी है वो मेरा कम हो गया, उसका टोटल सेल्स मिक्स 1% कम हो गया Q4 के अंदर। क्यों हुआ, क्योंकि जब मैंने मेकिंग चार्जेस पे डिस्काउंट दिया गोल्ड ज्वेलरी पे, तो जो वॉल्यूम मेरा डायमंड ज्वेलरी पे आता था ना, वो शिफ्ट कर गया मेरा गोल्ड ज्वेलरी पे, यानी लोगों ने ज्यादा गोल्ड ज्वेलरी की तरफ अपना अट्रैक्शन दिखाया, क्योंकि वहां पे डिस्काउंट वगैरह मिल रहा था। तो इस तरीके से मतलब दो तरीके से और इंपैक्ट आया कंपनी के मार्जिन के ऊपर। फिर एक और इंपैक्ट आया इनका फ्रेंचाइजी सेल्स मिक्स की वजह से। इनका कहना है लगभग 200 करोड़ का ना एडिशनल सेल्स आया हमको फ्रेंचाइजी से, क्योंकि लास्ट इन्होंने कुछ जो स्टोर्स ओपन करे हैं वो फोको मॉडल के अंदर कर रहे हैं, फ्रेंचाइजी ओन कंपनी ऑपरेटेड। तो उसकी वजह से भी, क्योंकि फ्रेंचाइजी में आपको मार्जिन वैसे भी बहुत कम मिलता है, 2 से 3% के बीच में आपके ग्रॉस मार्जिन होते हैं, तो ये 3-4 रीजन है जिसकी वजह से इनके प्रॉफिट मार्जिन थोड़े से कम हुए हैं, लगभग 2.3%। और इसके साथ में एक और रीजन आप ऐड कर सकते हो कि क्योंकि आउटसाइड महाराष्ट्र एक्सपेंशन चल रहा है, बिहार के अंदर, एमपी के अंदर, यूपी के अंदर, और यहाँ पे पीएन गडगिल एक नया ब्रांड है, तो कस्टमर को स्टार्टिंग में लाने के लिए, फुटफॉल बढ़ाने के लिए आपको वैसे भी थोड़ा सा प्रमोशनल मार्केटिंग थोड़ा ज्यादा करना पड़ता है। तो ये कुछ 2-3 चीजें रही हैं जिसकी वजह से कंपनी के मार्जिन इंपैक्ट हुए हैं। अब वैसे तो मतलब ये वन ऑफ है, स्ट्रक्चरल नहीं है, लेकिन एक एनालिस्ट ने बहुत अच्छा क्वेश्चन इनको पूछा। उनका कहना था कि जैसे आपने ये जो 3-4 रीजंस बताए हैं, और आपका कहना है कि ये वन ऑफ है, आगे चल के मार्जिन आपके नॉर्मलाइज हो जाएंगे, लेकिन इसमें अगर हम 2-3 चीजें देखें, जैसे सबसे पहला तो जो आपका ये स्पेशल ओकेशन वाला जो आपने ऑफर दिया है, जिसमें आपका गुड़ी पाड़वा आ गया, फाउंडेशनल डे है, ग्रेटिट्यूड डे है, ये तो आपका हर साल आएगा Q4 में, तो इसका मतलब हर साल Q4 में आपको ये डिस्काउंट ऑफर वगैरह देना पड़ेगा और आपके मार्जिन थोड़े से डिप करेंगे। दूसरा, आगे चल के आप बोल रहे हो कि फ्रेंचाइजी स्टोर्स आप ज्यादा ओपन करोगे, तो फ्रेंचाइजी का मिक्स जैसे बढ़ेगा, अगेन वो भी आपके मार्जिन को इंपैक्ट करेगा। तो ये दो चीजें तो मतलब स्ट्रक्चरल लग रही है। तो क्या आपके मार्जिन जो है वो अब स्ट्रक्चरली थोड़े से इंपैक्ट होंगे, जो पहले के प्रॉफिट मार्जिन बनते थे वो नहीं बनेंगे, एक तरीके का ये डाउट आता है, बट इन्होंने काफी अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया। इनका कहना है कि ये जो 3 चीजें थी, गुड़ी पाड़वा हो गया, फाउंडेशनल डे हो गया, ग्रेटिट्यूड डे हो गया, इसमें से ग्रेटिट्यूड डे तो मतलब नॉन रिकरिंग है, क्योंकि वो इनके ये Q4 में 75 स्टोर्स टोटल हो गए थे, तो एक बड़ा इनके लिए अचीवमेंट था। उसके लिए इन्होंने कस्टमर को एक तरीके से रिवॉर्ड करने के लिए कुछ स्पेशल डिस्काउंट दिया था, जो कि नॉन रिकरिंग है, हर साल नहीं होगा। दूसरा, कंपनी कह रही है ये Q4 में क्या हुआ ना कि ये तीनों चारों चीजें एक साथ आ गई। फ्रेंचाइजी स्टोर्स हमने अभी जस्ट रिसेंटली ओपन करे थे, तो उसका एकदम से इंपैक्ट हमको Q4 में देखने को मिल गया, और फिर ये ग्रेटिट्यूड, फाउंडेशनल, गुड़ी पाड़वा, इन सब का भी इंपैक्ट आ गया। आगे चल के क्या होगा, सबसे बड़ा जो इंपैक्ट आया हमारा ये गोल्ड बार और गोल्ड कॉइन वगैरह की वजह से, वो नेक्स्ट ईयर से नहीं होगा, क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी जो गवर्नमेंट ने बढ़ाई है उसका भी इन्होंने बताया कि कैसा बिजनेस पे इंपैक्ट रहेगा। सो इनका कहना है इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की वजह से ना, जो लोग गोल्ड में जो ज्यादा कस्टमर का जो बिहेवियर चेंज हो गया था, लोग ज्यादा परचेज करने लग गए थे अब इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, ना कि कंजम्पशन के लिए। तो जो इन्वेस्टमेंट वाली डिमांड थी ना, वो कम हो जाएगी। जैसे हमारा और इंडस्ट्री का भी आप देखोगे तो सेल्स मिक्स काफी बढ़ गया था गोल्ड इन्वेस्टमेंट का। आई थिंक तनिष्क का भी आप देखोगे ना, तो उनका भी ये जो B2B वाला सेगमेंट है, या ये जो गोल्ड बार कॉइन वाला सेगमेंट है, ये आई थिंक 10 से 25% हो गया। उनके भी मार्जिन आपको दिखेंगे Q4 में नीचे आए हैं। सेम पीएन गडगिल के साथ में भी वही हुआ है। तो कंपनी वही कह रही है, इंपोर्ट ड्यूटी जो बढ़ाया है गवर्नमेंट ने, इसका सबसे ज्यादा जो इंपैक्ट होगा वो इन्वेस्टमेंट वाले डिमांड के ऊपर होगा। और नेक्स्ट ईयर के लिए इनका टारगेट है कि ये जो 40% हमारा सेल्स अभी आया है ना Q4 में गोल्ड बार और गोल्ड कॉइन से, लो मार्जिन बिजनेस है, ये वापस आ जाएगा 25% से। तो जैसे ये 40 से 25% आएगा, तो मेन जो मेरा 150 बेसिस पॉइंट का इंपैक्ट था मेरे मार्जिन के ऊपर, या 1.5% का जो इंपैक्ट था, वो तो नॉर्मलाइज हो जाएगा ना, मेरे मार्जिन वहां से इंप्रूव हो जाएंगे। तो एक बड़ा इंपैक्ट तो इसकी वजह से है। उसके बाद जो फ्रेंचाइजी स्टोर एकदम से हमने ओपन किए थे, उसका इंपैक्ट आ गया Q4 में, और ग्रेटिट्यूड डे वो आपका हर साल होगा नहीं। तो ये तीनों चीजें आपके आगे चल के नॉर्मलाइज हो जाएगी। इसीलिए मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि ग्रॉस मार्जिन हमारा आगे चल के 12 से 13% के बीच में रहेगा। इबिट्टा मार्जिन हमारा FY27 में 7 से 7.5% रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि
जो इस साल इनके EBITDA मार्जिन है 6% के आसपास, उसमें 100 से 150 बेसिस पॉइंट्स का जंप हमको देखने को मिलेगा इन FY27। और पैट मार्जिन का इनका गाइडेंस है 4% के आसपास, जो कि आई थिंक 3.7 या 3.8% था इनका FY26 में। तो कहने का मतलब क्या है कि आपका प्रॉफिट का ग्रोथ ना और अच्छा हो जाएगा FY27 के अंदर। प्लस रेवेन्यू गाइडेंस भी इन्होंने दिया है। तो Q3 में इन्होंने बोला था रेवेन्यू हमारा लगभग 12,000 करोड़ का होगा FY27 में, और FY26 को हम 10,000 करोड़ के आसपास एंड करेंगे, यानी कि 20% का ग्रोथ ये टारगेट कर रहे थे पहले FY27 के लिए। अब मैनेजमेंट बोल रही है कि 13,500 करोड़ का हम रेवेन्यू टारगेट कर रहे हैं इन FY27, और इस साल के रेवेन्यू बेस के ऊपर आप देखोगे तो लगभग 26 या 27% का ग्रोथ बनता है। तो एक तरीके से क्या हुआ कि ग्रोथ गाइडेंस को इन्होंने अपग्रेड किया है। यही हम बार बार डिस्कस करते हैं कि हर एक क्वार्टर में ना 3-4% का कहीं पे रेवेन्यू गाइडेंस कम दे दिया या बढ़ा दिया, उसके ऊपर हम जंप नहीं कर सकते, कूद नहीं सकते कि अब ये अच्छा हो गया स्टॉक या अब ये स्टॉक बुरा हो गया। क्यों ऐसा? क्योंकि आप एब्सोल्यूट नंबर को नहीं देख, मतलब सिर्फ एब्सोल्यूट नंबर अगर मैं देख रहा हूं फिर तो कोई पॉइंट नहीं रह गया ना कि मैं कौन कॉल सुनूं या बाकी सारी चीजें पढ़ रहा हूं समझ रहा हूं, उसका कोई पॉइंट नहीं रह गया। मेरे को ये समझना पड़ेगा कि इंडस्ट्री का सेंटीमेंट क्या है और मैनेजमेंट की टोन क्या है, उनकी अप्रोच क्या है। Q3 अगर आप देखोगे तो गोल्ड प्राइसेस कितने वॉलेटाइल थे, 60-70% का जंप था गोल्ड प्राइसेस के अंदर, और जनवरी से आप देखो कि कितना ज्यादा करेक्शन हो रहा था गोल्ड प्राइसेस में। तो उस एनवायरमेंट में किसी भी बिजनेस के लिए अच्छा है, किसी भी मैनेजमेंट के लिए अच्छा है कि वो कंजर्वेटिव गाइडेंस दे। आप उनका अगर वो पूरा लाइन सुनोगे वो गाइडेंस वाला, आपको क्लियरली समझ में आएगा कि मैनेजमेंट वहां पे कंजर्वेटिव हो रहा है गाइडेंस देने टाइम में, जो कि बहुत अच्छा है। ऐसा इन्वायरमेंट हो तो आपको कंजर्वेटिव गाइडेंस ही देना चाहिए। अब वहां पे इन्होंने बोल दिया होता कि 35% 40% से ग्रो करेंगे, और अभी आके गाइडेंस देते 26-27%, वो ज्यादा अच्छा होता, या फिर अभी 20 से 26-27% किया है वो ज्यादा अच्छा है। तो गाइडेंस आप अपग्रेड करते हो हमेशा मार्केट के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए वो ज्यादा अच्छा है। और हमें भी एज एनालिस्ट एज इन्वेस्टर समझना है कि कहां पे मैनेजमेंट कंजर्वेटिव हो रहा है, और सिर्फ नंबर के ऊपर नहीं हमेशा वो थीसिस बनाना है। क्योंकि सिंपल सा कॉमन सेंस है ना कि अगर आपकी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है मान लो मिड टीन से हाई टीन के आसपास, रिटेल ज्वेलरी की जो मैं बात कर रहा हूं, और सबसे बड़ा शिफ्ट आपका चल रहा है अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज प्लेयर्स के बीच में, सारे प्लेयर्स ग्रो कर रहे हैं और ये इसका बेस बहुत छोटा है, ब्रांड अच्छा है महाराष्ट्र के अंदर, आउटसाइड एक्सपेंशन अभी तक अच्छा चल रहा है, तो क्यों नहीं ये प्लेयर 20% की जगह 25-30% पे ग्रो करेगा अगर इंडस्ट्री भी अच्छी करेगी। तो अगर वहां भी मैनेजमेंट गाइडेंस थोड़ा सा कम दे रहा है तो समझना चाहिए कि वो कंजर्वेटिव हो रहा है, और वही चीज हुई, गाइडेंस को इन्होंने रिवाइज किया, अपग्रेड किया है। तो रेवेन्यू गाइडेंस भी बढ़ा दिया, प्रॉफिट का भी गाइडेंस आप देखोगे FY27 का काफी अच्छा है कंपनी का। फिर एक दो चीजें हैं जो थोड़ी सी खराब तो नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ वो हमको मॉनिटर करना है इसके अंदर भी, और जैसे हमने जैगल के अंदर डिस्कस किया। इनका पहला क्या है, पहला तो है इनका डेट आप देखोगे काफी बढ़ गया। जैसे इंटरेस्ट कॉस्ट आप देखो 11 करोड़ से 27-28 करोड़ हो गया। ये क्यों हो गया है? क्योंकि डेट आई थिंक इनका शॉर्ट टर्म बोरिंग वाला जो है ना वो YOY लेवल पे 92% बढ़ गया है, और अगर आप फर्स्ट हाफ से कंपेयर करोगे तो शायद 35 या 40% का जंप है। क्यों है? क्योंकि इन्वेंट्री बढ़ गई, 80% से कंपनी का इन्वेंट्री इंक्रीज हो गया YOY लेवल पे। फर्स्ट हाफ से आप देखोगे तो अगेन 30% का जंप है कंपनी के इन्वेंट्रीज के अंदर, और इसीलिए कंपनी का कैश फ्लो नेगेटिव है। लास्ट ईयर आई थिंक इनका 670-680 करोड़ का कैश फ्लो नेगेटिव था, अभी इस साल 700-720 करोड़ के आसपास का कैश फ्लो नेगेटिव है। यानी बिजनेस में कैश नहीं बन रहा, कैश सारा का सारा इन्वेंट्री में फंसा हुआ है, और वो इन्वेंट्री लाने के लिए मेरे को डेट लेना पड़ रहा है। डेट टू इक्विटी अगर आप इनका देखोगे तो 0.8 हो चुका है अभी। तो ये चीज हमको मॉनिटर करनी है। हालांकि इस कॉन कॉल में इन्होंने बोला कि अभी हमको इक्विटी रेज करने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब QIP का इन्होंने वो रेजोल्यूशन ले रखा है, प्लस इनको एक और है ना वो प्रोमोटर की होल्डिंग इनकी आई थिंक 83-84% है, और सेबी का वो रेगुलेशन होता है कि उसको 75% लाना है, लेकिन उसका भी इनके पास ना आई थिंक सितंबर 27 तक का टाइम है, तो 1.5 साल का टाइम अभी उसके लिए भी है। तो नियर फ्यूचर में तो कंपनी अभी प्लान नहीं कर रही इक्विटी रेज करने का, लेकिन देखना पड़ेगा कि इसको आगे ये कैसे मैनेज करेंगे। इसमें हालांकि एक और अच्छी चीज ये है कि जो FY27 के लिए इन्होंने स्टोर एक्सपेंशन का टारगेट दिया है कि 25 स्टोर ही ओपन करने को देख रहे हैं, उसमें से सिर्फ 5 स्टोर कोको होगा, कंपनी ओन कंपनी ऑपरेटेड, जहां पे इनको खुद का कैपिटल लगाना होगा। बाकी जो 20 स्टोर्स हैं वो कंपनी का फोको मॉडल पे होगा, यानी अब कंपनी फोकस थोड़ा सा फ्रेंचाइजी मॉडल पे ज्यादा कर रही है, वहां पे इनका खुद का कैपिटल नहीं लगेगा। तो वो एक चीज अच्छी है। तो ये डेट और आपका ये कैश फ्लो, इन्वेंट्री, इसको हमको मॉनिटर करना है आने वाले क्वार्टर्स में। बाकी आप देखोगे चीजें अच्छी हैं, ग्रोथ अच्छा है, आगे का आउटलुक इन्होंने अच्छा दिया है, और स्टोर एक्सपेंशन अच्छा चल रहा है। प्लस जो 3-4 नए एरियाज में इन्होंने जो एक्सपेंशन किया है, जैसे बिहार में, MP में, UP में, इसमें से MP में इंदौर में जो इनका स्टोर है ना उसका इन्वेंट्री टर्न बहुत अच्छा है, वहां पे काफी अच्छी सेल्स हो रही है कंपनी की। बिहार UP का भी रिस्पॉन्स अच्छा है इनिशियली, इसीलिए कंपनी का
ये जो 25 स्टोर का गाइडेंस है, इसमें ज्यादा ये एक्सपेंशन इन्हीं स्टेट्स में करेंगे, इन्हीं सारे एरियाज में। इसके अलावा दो नए एरिया हैं, एक तो आपका गुड़गांव, वहां पे कंपनी स्टोर ओपन करेगी, और गुजरात के अंदर भी एक दो स्टोर ही ओपन करने को देख सकते हैं। तो ये ओवरऑल कुल मिला के इनका कॉन कॉल कमेंट्री वगैरह है। बाकी इंपोर्ट ड्यूटी का इन्होंने वही बोला है कि एक बड़ा चेंज हम यही देख रहे हैं इंडस्ट्री में, कि जो इन्वेस्टमेंट के लिए जो डिमांड थी वो इंपैक्ट होगी, जो कि हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि ज्वेलरी की तरफ डिमांड बढ़ेगी, और ज्वेलरी का डिमांड वैसे भी आपका मतलब एक दो क्वार्टर डिले होता है, लेकिन इन सारी चीजों की वजह से आपका डिमांड पोस्टपोन नहीं होता, क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी जो गवर्नमेंट ने कट करी थी 24 में, उससे पहले भी तो गोल्ड ज्वेलरी आपकी जो थी वो लोग परचेज करते ही थे, आपका ग्रोथ अच्छा होता ही था इन कंपनीज का। इवन 2013 या 14 में भी आप देखोगे, उस टाइम पे भी गवर्नमेंट ने ना एकदम से 4 टाइम इंक्रीज किया था इंपोर्ट ड्यूटी के अंदर, बट उसके बाद भी आप देखो रिटेल ज्वेलर जो है उन्होंने ग्रो ही किया है। तो जो ज्वेलरी को लेकर के जो डिमांड है उस पर इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, उसको लेकर के मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है। बट हाँ, जो इन्वेस्टमेंट डिमांड है वो आपकी इंपैक्ट होगी, लेकिन वो पॉजिटिव है, इनके मार्जिन को और मतलब क्योंकि वो लो मार्जिन बिजनेस है ना, तो इनके मार्जिन और अच्छे बनेंगे FY27 के अंदर। प्लस एक और चीज है ओल्ड गोल्ड, तो इनका अभी आप ओल्ड गोल्ड देखोगे तो 40% है, और इनका कहना है कि पूरी इंडस्ट्री फोकस इस चीज पे कर रही है कि ओल्ड गोल्ड का मिक्स हमको बढ़ाना है। इनका भी टारगेट है कि इसको 40 से 50% तक लेके जाना है आने वाले टाइम के अंदर। तो ये एक दो इन्होंने बड़े ट्रेंड बताए हैं। प्लस इनका कहना है कि जैसे अभी से ही ना पूरी इंडस्ट्री ने एक तरीके से ये डिसाइड किया है कि जो आपका B2C गोल्ड कॉइन वगैरह होता है ना, वो 5 ग्राम से ज्यादा सेल करना ही नहीं है हमको B2C मॉडल में, और हर एक कस्टमर को एक तरीके से पुश करना है, उनको एनकरेज करना है कि आप ओल्ड गोल्ड की तरफ शिफ्ट करो, और जो आपका ये इन्वेस्टमेंट के लिए जो डिमांड है उसको छोड़ करके आपको ज्वेलरी हो गया या लाइट वेट ज्वेलरी है, जैसे 18 कैरेट है, 14 कैरेट है, आजकल तो 9 कैरेट भी चल रहा है, उसकी तरफ आपका फोकस शिफ्ट होना चाहिए। तो ये सारे इनिशिएटिव्स हैं जो इंडस्ट्री ले रही है, एंड उसी के बेसिस पे इन्होंने ये गाइडेंस वगैरह दिया है। बट हाँ, अगर आगे चल के चीजें खराब होती है, इन्होंने ये कॉन कॉल में भी बोला, तो गाइडेंस हम चेंज कर सकते हैं, बट एज ऑफ नाउ हमको लग रहा है ये नंबर्स हम आराम से अचीव कर सकते हैं। तो ये है आपका ओवरऑल नंबर्स एंड कमेंट्री वगैरह पीएन गडगिल का। अगेन इनका भी आप वैल्यूएशन देखोगे तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं लगता, करंट पी 18 का है, और फॉरवर्ड पी अगर मैं अज्यूम करूं कि कंपनी अपने गाइडेंस को अचीव कर लेती है, जो कि बहुत डिफिकल्ट नहीं है, 32% का ग्रोथ करना है इनको पैट में, और रेवेन्यू ग्रोथ 26-27%, मार्जिन आपके अपने आप इंप्रूव हो जाएंगे ना, जैसे सेल्स मिक्स आपका चेंज होगा, तो आपका फॉरवर्ड पी 14 का बनता है। इनफैक्ट अगर मैं ये भी अज्यूम करूं कि थोड़ा बहुत गाइडेंस ये मिस करेंगे FY27 के अंदर, तो भी आपका जो फॉरवर्ड पी है वो हाई टीन के आसपास है, 16, 17, 18 के आसपास ही बनता है। तो मतलब वैल्यूएशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक मैक्रो ये सारी जो चीजें हुई इसकी वजह से नॉइस थोड़ा सा ज्यादा है, बट एज ऑफ नाउ डिमांड या फिर स्टोर एक्सपेंशन, इसमें मुझे किसी भी प्लेयर का कोई भी ऐसा नेगेटिव कमेंट्री नहीं दिखा है। हाँ, वहां पे आने वाले क्वार्टर्स में अगर दिखता है, मान लो जैसे कल्याण का टारगेट है कि 90 के आसपास स्टोर्स ओपन करने हैं, तो कल को अगर कल्याण बोले कि स्टोर एक्सपेंशन थोड़ा सा हम रोक रहे हैं, या पीएन गडगिल बोले कि 25 स्टोर्स ओपन नहीं कर रहे, उसको थोड़ा सा कट कर रहे हैं, तो वो एक साइन है कि डिमांड में आपको सॉफ्टनेस देखने को मिल रही है। बट एज ऑफ नाउ किसी भी मैनेजमेंट से आप सुनोगे वो कॉन्फिडेंट है डिमांड को लेकर के, तो जब तक वो नहीं है तब तक बाकी सारी चीजें नॉइज हैं। और एक और चीज क्या है ना कि सबसे ज्यादा मैटर क्या करता है इन्वेस्टिंग में कि आपका स्टार्टिंग वैल्यूएशन क्या है। जैसे पीएन गाडगिल को आप देखो या कल्याण को आप देखो ना, फॉरवर्ड पी उसका भी आप देखोगे तो हाई टीन के आसपास ही आता है, 18, 19, 20 के अराउंड। तो मेरा स्टार्टिंग वैल्यूएशन बहुत कंफर्टेबल लेवल पे है, तो इवन दो चीजें थोड़ी बहुत खराब जाती भी है, मेरे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। यहाँ पे मेरा स्टार्टिंग वैल्यूएशन 40 या 50 के आसपास का नहीं है, जो कुछ स्टॉक्स में आपको देखने को मिलेगा, वहां पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं है। वहां पे अगर चीजें थोड़ी भी खराब हुई तो मतलब आपका मेरे को ज्यादा डाउनसाइड देखने को मिल सकता है। तो उस माइंडसेट से भी हमको देखना है, सिर्फ अभी क्या हो रहा है, पॉलिसी क्या है, एक चीज को नहीं देखना, सारी चीजें डॉट्स कनेक्ट करनी है और उसके बाद हमको पूरा अपना वो थीसिस बनाना है। तो ये है, मतलब रिटेल ज्वेलरी में आप देखोगे तो कल्याण, पीएन गडगिल अगेन टॉप 2 बेट्स हैं। कल्याण क्योंकि जो उनकी कंसिस्टेंसी है इतने सारे क्वार्टर से, उसकी वजह से मतलब वो टॉप बैट लगता है मेरे को, उसके साथ में पीएन गडगिल, दोनों बैट काफी अच्छे हैं अभी भी। बाकी ट्रैकिंग इनका कंटिन्यू रखेंगे, आपकी जो भी डाउट्स हैं शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। प्रोमोटर ने खुद एक तरीके से बोला इंटरव्यू में कि वो परचेज करेगा, मतलब किसी चीज का मेरे को स्टेटमेंट के ऊपर नहीं जाना है, मेरे को खुद का फंडामेंटल देखना है, अपना नेचर देखना है, और उसके बाद में डिसाइड करना है।